कल्पना कीजिए, एक राजा अपनी विशाल सेना को वेतन नहीं दे पा रहा है। खजाना बिल्कुल खाली हो रहा है और दुश्मन सीमाओं पर खड़े हैं। तो ऐसे में वो क्या करता है? ये तो किसी भी शासक के लिए बहुत बड़ा दुस्वप्न है। बिल्कुल। तो वो रातों रात पूरे देश के बाजार में हर एक चीज की कीमत तय कर देता है। मतलब सुई से लेकर घोड़े तक सबका दाम एकदम फिक्स। ओह, हाँ, आज के आधुनिक अर्थशास्त्री शायद इस कदम को बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कहेंगे, लेकिन 13वीं सदी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसी एक फैसले से अपना साम्राज्य बचा लिया था। दिलचस्प बात यह है कि जब हम ऐसे ऐतिहासिक फैसलों को केवल एक घटना मानकर छोड़ देते हैं ना, तो हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। राइट। वो सिर्फ एक सनक नहीं थी, बल्कि अर्थशास्त्र और सत्ता को बचाने का एक बहुत ही जटिल मैकेनिज्म था। और यही हमारी आज की इस विस्तृत ऐतिहासिक चर्चा का मिशन है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे प्राचीन और आधुनिक भारतीय इतिहास मूल्यांकन से लिए गए लगभग 30 बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य हैं। हाँ, और ये सिर्फ सवाल जवाब या परीक्षा में पूछे जाने वाले वन लाइनर्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम मोहनजोदाड़ो की ईंटों से लेकर 1946 के कैबिनेट मिशन के कागजों तक के इन तथ्यों को जोड़ें, तो ये एक बहुत ही शानदार कहानी बनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारे सिस्टम्स, बाजारों और विचारों के विकास को दिखाती है। सही कहा। जो लोग इतिहास को केवल रटने वाला विषय मानते हैं, उनके लिए ये चर्चा एक आहा मोमेंट होने वाली है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। मुझे लगता है कि शुरुआत हमें उस दौर से करनी चाहिए जहां से भौतिक बुनियादी ढांचे, मतलब जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसने एक समाज का रूप लेना शुरू किया। क्योंकि इतिहास सिर्फ राजाओं की तलवारों से नहीं बना है, ये इस बात से भी बना है कि आम लोग एक साथ कैसे रहते थे। एब्सोल्युटली। और इसीलिए प्राचीन भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, वे इतने प्रासंगिक हैं। जब हम मोहनजोदाड़ो में मिले ग्रेट बाथ की बात करते हैं, हाँ, ग्रेट बाथ, तो वो महज एक बड़ा सा स्विमिंग पूल नहीं था। और इसी तरह कालीबंगा से हमें जो अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, वे भी सिर्फ आग जलाने की जगह ही नहीं थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये उस समय के कम्युनिटी सेंटर हुआ करते थे। लेकिन क्या हम वाकई इतनी यकीन से कह सकते हैं कि उनका उद्देश्य सामुदायिक जीवन को मजबूत करना ही था? मैं बताती हूँ। हमें इसे उस समय के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। कालीबंगा के अग्निकुंडों को देखिए, ये एक कतार में बने हुए हैं। अच्छा। हाँ, जब अनुष्ठान होते थे तो लोग एक साथ इकट्ठा होते थे। और ग्रेट बाथ की बनावट बताती है कि वहाँ पानी को साफ करने और निकालने की एक पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था थी। वाओ! मतलब ये दर्शाता है कि समाज अब केवल व्यक्तिगत स्तर पर जिंदा रहने की जद्दोजहद से बाहर आ चुका था। सार्वजनिक स्वच्छता और सामूहिक अनुष्ठान, ये सब एक साझा संस्कृति का निर्माण कर रहे थे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बुनियादी ढांचे से एक साझा संस्कृति बनी, लेकिन फिर यह समाज राजनीतिक रूप से कैसे संगठित होने लगा? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि ऋग्वेद में हमें दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ये 10 राजाओं का युद्ध था। एक तरफ 10 कबीले और दूसरी तरफ राजा सुदास। लेकिन सच कहूं तो मुझे यह समझ नहीं आता कि एक पुरानी लड़ाई में ऐसा क्या खास है जो हम आज तक उसकी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ समझना ये जरूरी है कि वो केवल हथियारों का टकराव नहीं था। तो फिर क्या था? दशराग्य युद्ध वो टर्निंग पॉइंट है, जहाँ छोटे छोटे कबीले या जिन्हें जन कहते थे, वे मिलकर बड़े जनपद या क्षेत्रीय राज्यों में बदल रहे थे। राइट। ये राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण की दिशा में उठाया गया पहला बड़ा कदम था। इस युद्ध के बाद भौगोलिक सीमाओं को लेकर एक नई तरह की राजनीतिक चेतना पैदा हुई। और जैसे जैसे ये राज्य बड़े हुए, वैसे वैसे विचारों को भी एक व्यवस्थित रूप देने की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल। इसी कड़ी में हमें राजगृह में आयोजित बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति और पाटलिपुत्र में हुई जैन धर्म की प्रथम संगीति का उल्लेख मिलता है। मुझे ये संगीतियां हमेशा एक तरह के धार्मिक जलसे जैसी ही लगती थीं। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। राजगृह और पाटलिपुत्र की ये संगीतियां आज के ग्लोबल समिट्स या मानकीकरण सम्मेलनों जैसी थीं। ग्लोबल समिट्स? हाँ, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगृह में पहली बौद्ध संगीति इसलिए बुलाई गई ताकि उनके उपदेशों को मौखिक रूप से संकलित किया जा सके और धर्म में कोई विभाजन ना हो। समझ गया। और इसी तरह पाटलिपुत्र में जैन धर्म के आगम ग्रंथों को व्यवस्थित किया गया। विचार अब केवल हवा में नहीं तैर रहे थे, उनका संस्थागत या इंस्टीट्यूशनल रूप तय किया जा रहा था। ये तो बहुत ही तार्किक विकास लगता है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर कबीलों से राज्य और फिर विचारों का संस्थागत रूप। अब अगर आपके पास एक विशाल साम्राज्य और स्थापित विचार हैं,
तो आपको उसे चलाने के लिए एक मजबूत प्रशासन चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और यही मौर्य प्रशासन का जिक्र आता है, जहां अमात्य शब्द का प्रयोग मिलता है। मैंने मौर्य काल के अमात्य पद के बारे में पढ़ा, लेकिन सच कहूं तो मुझे ये किसी आम मंत्री पद जैसा ही लगा। इसमें इतना खास क्या था? इसे आज के आधुनिक कॉर्पोरेट ढांचे से समझें। अमात्य सिर्फ एक मंत्री नहीं थे। अच्छा। वे सिविल सर्वेंट्स या नौकरशाहों का एक बहुत ही एलीट कैडर थे, बिल्कुल आज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शीर्ष आईएएस अधिकारियों की तरह। ओह। वे राजस्व से लेकर न्याय तक सब कुछ संभालते थे। बिना अमात्यों के चंद्रगुप्त मौर्य का इतना बड़ा साम्राज्य एक दिन भी नहीं चल सकता था। और साम्राज्य को केवल अधिकारियों से नहीं चलाया जा सकता, जनता से संवाद भी जरूरी है। यहीं अशोक की नीतियां काम आती हैं। अशोक ने अपने अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखवाए। हाँ। और सवाल यह है कि ब्राह्मी ही क्यों? क्योंकि अशोक मास कम्युनिकेशन का सिद्धांत समझ गए थे। राइट। संस्कृत उस समय संभ्रांत वर्ग की भाषा थी, जबकि ब्राह्मी लिपि आम जनमानस के लिए सुलभ थी। राइट। अगर आपको अपना संदेश अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक पहुंचाना है, तो आपको लोगों की लिपि का इस्तेमाल करना ही होगा। ये भी दिलचस्प है कि मौर्य साम्राज्य खुद को दुनिया से अलग थलग नहीं रख रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज का आना कूटनीति के नजरिए से एक बड़ा मील का पत्थर था। कूटनीतिक रूप से ये इसलिए अहम था क्योंकि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मतलब एक विदेशी ताकत मौर्य साम्राज्य को एक सुपर पावर के रूप में मान्यता दे रही थी। बिल्कुल सही। मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो विवरण दिया है, वो साबित करता है कि भारत उस वक्त एक प्रमुख ग्लोबल हब था। चलिए मौर्य काल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं गुप्त काल की ओर। यहाँ मुझे सत्ता के पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिखता है। हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति। हाँ, हरिशेन ने अपने राजा समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं का जमकर बखान किया। और मजेदार बात यह है कि ये प्रशस्ति उसी स्तंभ पर उकेरी गई जिस पर अशोक ने शांति का संदेश लिखा था। क्या बात कर रही हैं? हाँ, ये जानबूझकर किया गया एक राजनैतिक कदम था। हरिशेन ये स्थापित करना चाहते थे कि समुद्रगुप्त का युद्ध और विजय अभियान भी उसी तरह वैध और महान है जैसे अशोक की शांति। लेकिन गुप्त काल केवल युद्धों के लिए नहीं जाना जाता। इसी दौर में कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। और फिर हम देखते हैं कि बाद में हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री हुएनसांग आता है। क्या ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं है? पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। कुमारगुप्त ने जिस नालंदा की नींव रखी, वो सदियों तक विकसित होता रहा और हर्षवर्धन के समय तक वो प्राचीन दुनिया की आइवी लीग बन चुका था। आइवी लीग, सही तुलना है। हुएनसांग जैसे विदेशी यात्री का जोखिम उठाकर भारत आना ये साबित करता है कि प्राचीन भारत ने अपनी बौद्धिक सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में स्थापित कर ली थी। तो इसका मतलब है कि प्राचीन भारत का सफर मोहनजोदड़ो की ईंटों से शुरू होकर नालंदा के पुस्तकालयों तक पहुंचा। बिल्कुल। लेकिन इतिहास कभी एक सा नहीं रहता। जैसे ही हम मध्यकालीन भारत में प्रवेश करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कहानी का फोकस पूरी तरह से बदल गया है। अब ज्ञान और दर्शन पीछे छूट जाते हैं और जमीन, लगान और विशाल सेनाओं को बनाए रखने की चुनौती सामने आ जाती है। इस बदलाव का कारण बहुत व्यवहारिक था। वो कैसे? मध्यकाल में जो साम्राज्य बने, उन्हें मंगोलों जैसे बाहरी आक्रमणों का खतरा था। आपको लाखों सैनिकों की फौज चाहिए थी, लेकिन बिना एक आधुनिक बैंकिंग सिस्टम के आप उन्हें वेतन कैसे देंगे? और यहीं दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली का जिक्र आता है, जो भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। लेकिन ये काम कैसे करती थी? मैकेनिज्म बहुत सीधा था। सुल्तान अपने सेनापतियों या अमीरों को नकद वेतन देने की बजाय जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे इक्ता कहते थे, वो सौंप देता था। ओके। वो अधिकारी उस जमीन से किसानों से राजस्व वसूलता, अपना और अपनी सेना का खर्च निकालता और बाकी पैसा सुल्तान को भेज देता। तो इससे खजाने पर बोझ पड़े बिना सेना भी खड़ी हो गई और दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण भी हो गया। एब्सोल्युटली। लेकिन फिर अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति की बात आती है, जिसका मुख्य उद्देश्य मूल्य नियंत्रण था। मैं यहाँ एक एनालॉजी देना चाहूंगा। क्या खिलजी की यह मूल्य नियंत्रण नीति आधुनिक दौर के एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जैसी नहीं थी? मुझे लगता है आप इसे थोड़ा सरल बना रहे हैं। अच्छा। तुलना अच्छी है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। आज का एमआरपी उपभोक्ता को महंगाई से बचाने के लिए है। खिलजी को आम जनता की कोई फिक्र नहीं थी। तो फिर मकसद क्या था?
उसकी सेना बहुत विशाल थी और वो उन्हें ज्यादा नकद वेतन नहीं दे सकता था। अगर बाजार में महंगाई बढ़ती तो सैनिक विद्रोह कर देते। इसलिए उसने बर्बरता से हर चीज के दाम गिरा दिए और उन्हें फिक्स कर दिया। ओह, ये कोई जन कल्याण की नीति नहीं थी, ये सत्ता बचाने का एक क्रूर लेकिन प्रभावी आर्थिक दांव था। यहाँ से मुझे एक और दिलचस्प बात याद आती है। सत्ता के इस खेल को उस दौर के इतिहासकार बहुत बारीकी से देख रहे थे। जियाउद्दीन बर्नी जैसे लेखक ने फतवा-ए-जहांदारी और तारीख़-ए-फिरोजशाही की रचना की। हाँ, और बर्नी सिर्फ तारीखें नहीं लिख रहा था। फतवा-ए-जहांदारी वास्तव में राजनीतिक सिद्धांत की एक किताब है, मतलब एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की तरह। कुछ वैसा ही। इसमें वो सुल्तानों को सलाह दे रहा है कि एक आदर्श शासक को कैसा होना चाहिए और राज्य का प्रशासन कैसे चलाना चाहिए। ये मध्यकालीन पॉलिटिकल साइंस है। और ऐसा नहीं था कि ये प्रशासनिक प्रयोग सिर्फ उत्तर भारत में हो रहे थे। दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और ये साम्राज्य बहुत जल्द एक शानदार आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। हाँ, हरिहर और बुक्का ने काकतीय और होयसल साम्राज्यों के खंडहरों से विजयनगर को खड़ा किया, और उत्तर की तुलना में उनका प्रशासनिक मॉडल बहुत अलग था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की किताब अमुक्तमाल्यदार है। सोचिए, एक तरफ उत्तर में राजा बाजारों को बलपूर्वक नियंत्रित कर रहे हैं और दूसरी तरफ दक्षिण में एक सम्राट खुद तेलुगु भाषा में राजधर्म और प्रशासन के सिद्धांतों पर किताब लिख रहा है। यह युग विरोधाभासों का था। बिल्कुल। जब हम मुगल काल की ओर बढ़ते हैं तो यह विरोधाभास और गहरा हो जाता है। एक तरफ अकबर का दीने इलाही था, जो सभी धर्मों को मिलाकर बनाया गया था। लेकिन अगर दीने इलाही इतना ही महान दार्शनिक प्रयोग था तो ये सफल क्यों नहीं हुआ? स्रोतों के अनुसार इसमें शामिल होने वाले एकमात्र हिंदू बीरबल थे। बाकी दरबारियों ने इसे क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि अकबर इसे कोई नया जनधर्म या मास रिलीजन बनाना ही नहीं चाहता था। ऐसा क्यों? ये वास्तव में सम्राट के प्रति व्यक्तिगत वफादारी और आध्यात्मिक समर्पण का एक छोटा सा कल्ट था। जो लोग अकबर के सबसे करीबी थे, सिर्फ वही इसका हिस्सा बने। ये सत्ता को आध्यात्मिक वैधता देने का एक प्रयोग था, जो अकबर के साथ ही खत्म हो गया। मुगलों के इसी वैचारिक विकास में जहांगीर का नाम भी आता है, जिसने जहांगीरनामा के रूप में अपनी आत्मकथा खुद लिखी। हाँ, एक सम्राट का अपनी कमजोरियों और कला के प्रति अपने प्रेम को खुद कागज पर उतारना, ये एक अलग ही तरह का खुलापन था। लेकिन फिर अचानक औरंगजेब का दौर आता है, जिसने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। यहाँ सवाल यह है कि जो मुगल साम्राज्य इतने समय से सहिष्णुता की नीति पर चल रहा था, औरंगजेब ने उसे अचानक क्यों बदल दिया? देखिए, ये रातों रात लिया गया धार्मिक फैसला नहीं था। अच्छा। 1679 में जब जजिया कर फिर से लागू हुआ, तब औरंगजेब मराठों और राजपूतों के साथ कड़े संघर्ष में उलझा हुआ था। उसे अपने साम्राज्य के भीतर रूढ़िवादी समर्थन की सख्त जरूरत थी। तो ये एक पॉलिटिकल मूव था। बिल्कुल। जजिया एक राजनीतिक टूल था, जिसका इस्तेमाल उसने बहुसंख्यक आबादी और राज्य के बीच एक साफ लकीर खींचने और अपने वफादारों को खुश करने के लिए किया। मध्यकाल में जो आर्थिक नियंत्रण शासकों के पास था, ब्रिटिश काल में वो पूरी तरह से एक कागजी संस्थागत उत्पीड़न में बदल गया। एकदम सही। ब्रिटिश नीतियां तलवार से ज्यादा कागज से डराती थीं। हाँ। शुरुआत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से होती है। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिठा दिया। मतलब प्रशासन कंपनी के व्यापारियों के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश संसद के हाथों में जाने लगा था। हाँ। लेकिन जमीनी स्तर पर जिस चीज ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, वे थी लॉर्ड कॉर्नवालिस और वेलेज़ली की नीतियां। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लेकर आया। इस नीति के पीछे का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। वो क्या था? ब्रिटिश सरकार को हर साल एक तय राजस्व चाहिए था। उन्होंने जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया और कहा कि हमें एक फिक्स अमाउंट ला कर दूं, बाकी तुम किसानों से जितना चाहो निचोड़ सकते हो। ओह, ये तो बहुत भयानक है। हाँ, और अगर जमींदार तय समय पर पैसा नहीं दे पाता तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। इसने किसानों को उनकी अपनी ही जमीन पर मजदूर बना दिया। और इसके ठीक बाद लॉर्ड वेलेज़ली की सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि आती है। मैं इसे पढ़ रहा था और ये मुझे एकदम किसी माफिया के प्रोटेक्शन रैकेट जैसा लगा। प्रोटेक्शन रैकेट? हाँ, मतलब कि हम तुम्हें पड़ोसियों से बचाएंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमारी सेना का खर्च उठाना होगा।
ये बिल्कुल एक प्रोटेक्शन रैकेट ही था। मैकेनिज्म एकदम वही था। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय राजाओं को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी। राइट। ब्रिटिश सेना उनके दरबार में बैठती थी, जिसका खर्च राजा को देना पड़ता था। अगर वो पैसे नहीं दे पाया तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। और कूटनीतिक आजादी भी खत्म। बिल्कुल, राजा किसी दूसरे राज्य से कूटनीतिक संबंध नहीं रख सकता था। यानी सुरक्षा के नाम पर उन्हें पूरी तरह से पंगु और बंधक बना लिया गया था। जब आप कागजी कानूनों से जनता और रियासतों का इस तरह गला घोंटते हैं तो वो लॉजिक से शुरू हुआ खेल एक दिन इमोशन और आक्रोश में बदल ही जाता है। और यही आक्रोश 1857 की क्रांति के रूप में ज्वालामुखी बनकर फूटा। सही कहा। मंगल पांडे का पहली गोली चलाना सिर्फ एक धार्मिक भावना का आहत होना नहीं था, वो सदियों से चले आ रहे शोषण के खिलाफ एक चीख थी। 1857 का विद्रोह इस बात का प्रमाण था कि परमानेंट सेटलमेंट और सब्सिडरी अलायंस के जो कागज थे वे अब जमीनी हकीकत को नहीं रोक सकते थे। हाँ। इस क्रांति में तात्या टोपे जैसे नायक उभरे। आपको पता है उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का नाम सुनते ही दिमाग में एक बेहतरीन रणनीतिकार की छवि आती है। बिल्कुल। तात्या टोपे कोई शाही खानदान से नहीं थे, लेकिन उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति से ब्रिटिश सेना की नाक में दम कर दिया था। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता का नेतृत्व अब महलों की चारदीवारी से बाहर निकलकर आम लोगों के हाथों में आ रहा था। 1857 के बाद क्राउन ने सत्ता अपने हाथ में ले ली, लेकिन उनका नस्ली अहंकार नहीं गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद है। हाँ। जब मैं इसके बारे में पढ़ता हूं तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि एक छोटे से कानूनी बदलाव ने इतना बड़ा बवाल कैसे खड़ा कर दिया। इल्बर्ट बिल का प्रस्ताव बस इतना था कि भारतीय जज भी यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चला सकते हैं। बस इतना ही? हाँ, लेकिन भारत में रह रहे अंग्रेजों ने इसका इतना भयंकर विरोध किया कि इसे व्हाइट म्यूटिनी या श्वेत विद्रोह कहा जाने लगा। ओह वाह। अंग्रेज ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे कि कोई काला भारतीय उनके ऊपर फैसला सुनाए। इस विवाद ने पढ़े लिखे भारतीय मध्य वर्ग को ये कड़वी सच्चाई समझा दी कि अंग्रेजों के राज में वे चाहे कितने भी योग्य क्यों ना हो जाएं, उन्हें कभी समानता नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। बिल्कुल वेकअप कॉल था। और इस वेकअप कॉल का असर कुछ ही दशकों बाद सड़कों पर दिखा। जब 1905 में बंगाल विभाजन की कोशिश की गई तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन भड़क उठा। स्वदेशी आंदोलन की सबसे खास बात ये थी कि पहली बार भारत ने अपने बाजार का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। हाँ, ये केवल धरने प्रदर्शन तक सीमित नहीं था, ये ब्रिटिश आर्थिक हितों पर सीधा प्रहार था। और ये संघर्ष केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई। विदेशों में बैठे भारतीय, जिनमें बहुत से पंजाबी अप्रवासी थे, उन्होंने समझ लिया था कि आज़ादी की लड़ाई को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की जरूरत है। गदर पार्टी का बनना ये साबित करता है कि राष्ट्रवाद अब एक वैश्विक नेटवर्क बन चुका था। वे अखबार छाप रहे थे, हथियार भेज रहे थे और दुनिया को बता रहे थे कि भारत अब ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रहना चाहता। यहां से कहानी तेजी से अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है। दूसरा विश्व युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक और सैन्य रूप से तोड़ देता है। वे 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन भेजते हैं। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य युद्ध के लिए भारतीयों का समर्थन हासिल करना था, जिसके बदले में वे डोमिनियन स्टेटस यानी कुछ हद तक स्वायत्तता देने का वादा कर रहे थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, भारत अब आधे अधूरे वादों पर समझौता करने वाला नहीं था। और क्रिप्स मिशन के विफल होने के बाद अंततः अंग्रेजों को 1946 में कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत करनी पड़ी। लेकिन कैबिनेट मिशन पिछले कानूनों से कैसे अलग था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट या 1883 के इल्बर्ट बिल के विपरीत 1946 का कैबिनेट मिशन कोई थोपा हुआ फरमान नहीं था। तो क्या था? यह एक कूटनीतिक नेगोशिएशन था। वही सत्ता जो कभी कागज के एक टुकड़े से राजाओं की जमीन हड़प लेती थी, अब सत्ता के हस्तांतरण के लिए भारत के नेताओं के साथ बातचीत की मेज पर बैठने को मजबूर थी। ये एक साम्राज्य के पतन और जनता की शक्ति की विजय का स्पष्ट प्रतीक था। क्या कमाल का सफर रहा है। हमने कहां से शुरू किया था? मोहनजोदड़ो के उन खामोश ईंटों से, और हम कहां पहुंचे? 1946 के कैबिनेट मिशन की उस मेज तक जहां भारत के भविष्य का नया खाका खींचा जा रहा था। हमारे सुनने वालों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आज हम जो व्यवस्थाएं देखते हैं, हमारे कर वसूलने के तरीके, सिविल सर्विस के पद या यहाँ तक के बाजारों को नियंत्रित करने के नियम,
वे रातों रात आसमान से नहीं टपके हैं। बिल्कुल सही। वे हजारों सालों के प्रयोगों, राजाओं की रणनीतियों और जनता के लंबे संघर्षों की ही देन है। ये बिल्कुल सच है। ये सिर्फ 30 ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ये हमारी सभ्यता की रीढ़ हैं। लेकिन जाने से पहले यहाँ एक विचार है जिस पर हम सभी को गहराई से चिंतन करना चाहिए। ये स्रोत सामग्री से थोड़ा आगे की बात है, लेकिन बहुत प्रासंगिक है। हमारी आज की चर्चा 1946 के कैबिनेट मिशन पर आकर रुकी, जिसने भारत में सत्ता हस्तांतरण का रास्ता साफ किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि इसके ठीक बाद क्या हुआ। 1947 का वो भयानक विभाजन और नक्शे पर खींची गई लकीरें। हाँ। तो जरा इस बारे में सोचिएगा। आज दक्षिण एशिया में हम जो भौगोलिक और राजनीतिक तनाव देखते हैं, जो नफरतें देखते हैं, क्या वो वास्तव में लॉर्ड कॉर्नवालिस और विलेजली द्वारा शुरू की गई विभाजन और नियंत्रण की उन्हीं संस्थागत प्रशासनिक नीतियों का ही एक लंबा और कभी न खत्म होने वाला असर नहीं है? क्या 1947 का विभाजन वाकई एक अचानक घटी घटना थी, या वो उन नीतियों का ही सबसे क्रूर तार्किक परिणाम था? ये वाकई सोचने वाली बात है। हमारे आज से टकराता है। खुद खोजिए, सवाल पूछिए और इतिहास को सिर्फ तारीखों में नहीं बल्कि अपने आसपास के सिस्टम्स में देखने की कोशिश कीजिए। इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।